हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। आधी रात को मैं जब कमरे में आया तो मेरी बीवी शर्माई सिमटी सी बेड के कोने पर बैठी हुई थी। वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसने अपना सर कुछ मजीद ही झुका लिया था। मेरा दिल भी घबरा रहा था। मेरे दिल में जज्बात बिल्कुल सर्द थे। इनमें कोई तूफान और हैजान नहीं था और ना ही उसे देखकर मेरी बेताबियां बढ़ रही थी, बल्कि मेरी एहसासात इस सब चीजों से बिल्कुल अलग थे। मेरी जगह कोई और नौजवान होता तो आज के दिन के हवाले से उसके न जाने कितने ही ख्वाब देख लिए होते, मगर मैं चाहकर भी अपने दिल में कोई खुशी की रमक महसूस नहीं कर पा रहा था। मुझे अपना दिल बोझल बोझल सा महसूस हो रहा था। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि मैं उसका हक अदा भी कर पाऊंगा या नहीं, उसे वो प्यार दे पाऊंगा भी जिसकी वो मुस्तहिक है। अगर उसे मेरी असलियत के बारे में पता चला तो वो न जाने मेरे साथ क्या सलूक करेगी। उसका हक जबरदस्ती उससे पहले कोई और मुझसे छीन चुका था। अगर ये सब पता चल जाता उसे तो हो सकता है कि वो शोर मचाए और मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दे, या ये भी हो सकता है कि वो सब्र से काम ले और मेरी बात को समझ जाए। ये बात सोच सोचकर मेरा दिल बुरी तरह से घबराने लगा था। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसका हाथ थाम लिया और उसके हाथ से बुरी तरह कांप रहे थे, जो कि उसके अंदर के जज्बात की अक्कासी कर रहे थे। अब जब मैंने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे के नकूश बहुत ही मासूम से थे। वो शर्माई शर्माई सी मुझे अपनी अपनी सी लगी थी, जिसका सजा सबरा रूप भी मेरे जज्बात में हलचल मचा सका था। आने वाले वक्त के एहसास से मैं घबरा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। जो जो वक्त बीतता जा रहा था मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब मेरे लिए सांस लेना दोभर हो गया तो मैंने उससे तबीयत की खराबी का बहाना करके कमरे से बाहर निकल गया था। इस सर्दी के मौसम में भी मेरे माथे पर पसीने के कतरे झिलमिला रहे थे। मैं बेचैनी से यहाँ से वहां इस बड़े से लॉन में टहल रहा था। सोच रहा था अपनी बीवी का सामना कैसे करूं और उसे क्या कहूंगा कि मैं उसका हक अदा क्यों नहीं कर पा रहा। अम्मा ने अपनी खुशी की खातिर मुझे इस जिम्मेदारी में डाल तो दिया था, मगर अब मैं खुद को इस सब का अहल नहीं समझ रहा था। तभी मुझे अपने पीछे एक मानूस सी आवाज सुनाई दी थी। ये आवाज किसी बिच्छू के डंक की मानिंद मुझे महसूस होती थी। जब पलटकर देखा तो मालिकन मुझे मायने खेज अंदाज में देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी बात सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। कहने लगी, क्या बात है, यहाँ पर तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? आज की रात तो तुम्हें कुछ और करना चाहिए, जबकि तुम तो शहर में टहल रहे हो। अपनी बात कहकर वो खुद जोर से हंस पड़ी थी। मुझे खामोश देखकर और फिर कहने लगी कि बीवी के पास जाने से पहले मेरे कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सब सुनकर मैं घबरा गया था। वो ढके छुपे अल्फाज में मुझे क्या कह रही थी, मुझसे क्या चाह रही थी, मैं ये सब अच्छे से समझ गया था। और तभी मेरी गर्दन खुद ब खुद नफी में हिलने लगी थी और मेरे कदम पीछे की जानिब हटने लगे थे। मेरे इस रद्द अमल पर उनके चेहरे पर गुस्सा तारी हो गया था। उन्होंने मुझे गुस्से से घूर कर देखा और कहा कि तुम जानते हो कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो क्या होगा। मेरा हलक तक खुश्क हो चुका था। मैं किसी भी सूरत बेगम साहिबा की ये बात नहीं मान सकता था। मुझे ये सोचकर अफसोस हो रहा था कि मैं इस वक्त अपने कमरे से बाहर क्यों निकला। बड़े मालिक आज घर पर नहीं थे, वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे, वरना उनकी मौजूदगी में तो बेगम साहिबा मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। अब वो नहीं थे तो अपनी मनमानियों पर उतर आई थी। अब मेरे पास इनकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी मैं सर झुकाकर उनके कमरे में आ गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैं इनसे कैसे जान छुड़ाऊं। कमरे में आने के बाद उनकी चेहरे के तासुरात बिल्कुल ही बदल गए थे। वो अजीब उलझी सांस और बिखरे हुए अंदाज में मुझे कहने लगी कि आज की रात तो तुम्हें अपनी बीवी के पास होना चाहिए था। मैं तो समझी थी कि तुम जिंदगी की रंगीनियों से लुत्फ अंदोज हो रहे होगे, मगर तुम्हारी बेचैनी और बेकली देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि शायद तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। शायद तुम्हें मेरी आदत हो गई है। उसकी बात सुनकर मैं बौखला गया था। मैं उसके ख्यालात की इसकी बातों की नफी करना चाहता था, मगर वो मजीद बहकी बहकी बातें करने लगी थी। चलो, अब जब तुम मेरे कमरे में आ ही गए हो तो पहले तुम मुझे खुश करो, उसके बाद तुम वापस अपने कमरे में चले जाना। अब वो मुझे वो सब करने पर उकसाने लगी जो करना किसी भी तरीके से मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ये सब सोचकर ही मुझ पर कपकपी तारी हो जाती थी। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी और अब भी मेरा वजूद कांपने लगा था। वो मुझे लेकर बिस्तर पर आ गई और बेड पर फेंक कर खुद भी मेरी तरफ बढ़ने लगी थी। जूं जूं वो मेरे पास आ रही थी, मेरे दिल की धड़कन पहले से ज्यादा तेज होती जा रही थी।
मेरा दिल कर रहा था मैं यहाँ से उठकर दूर भाग जाऊं, जहां पर किसी औरत का मुझ पर साया भी ना पड़े, किसी औरत की छवि मुझे नजर ना आए। और बेगम साहिबा से तो मैं बहुत ही ज्यादा खौफ खाता था। उनके जज्बात पर बंद बांधना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उनकी ख्वाहिशात की डोर बहुत ही ज्यादा लंबी थी। अब वो मेरे इंतहाई करीब आ गई थी। मुझे उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी थी। बेगम साहिबा यकदम सटपटाकर पीछे हटी थी। मैं भी ये देखकर घबरा गया था। और फिर मैं छोटा सा था जब मेरे अब्बा की वफात हुई थी। मैं अब्बा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं हमेशा उनके साथ ही सोता था। अब्बा की मौत मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा थी। अम्मा से भी जब मैं अब्बा के बारे में पूछता तो अम्मा मुझे ये कहकर बहला लिया करती थी कि तुम्हारे अब्बा अल्लाह के पास चले गए हैं, अब कभी वो वापस नहीं आ सकते। अम्मा की बात सुनकर मैं रो पड़ता था। जो जो वक्त बीता जा रहा था, मैं इस हकीकत को समझ गया था कि अब अब्बा कभी वापस नहीं आएंगे। मगर इनके लिए मेरे दिल से मोहब्बत कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और तभी अम्मा मुझे लेकर इस कोठी में आ गई थी। इसी कोठी के एक क्वार्टर में ही बेगम साहिबा ने मुझे रिहाइश दी थी। अम्मा घर का काम सारा करती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, और मैं अम्मा के पीछे पीछे फिरता रहता था। कभी कभार तो बेगम साहिबा मुझे देखकर नाक मुंह चढ़ाती थी और कभी मुझसे प्यार से बात भी कर लिया करती थी। बेगम साहिबा के कहने पर ही अम्मा ने मेरा सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया था। और जब मैं अब स्कूल जाने लगा तो मैं पहले से खुश रहने लगा था। बेगम साहिबा की कोई औलाद नहीं थी और वो दूसरे को बच्चों को बहुत हसरत की निगाह से देखा करती थी। उनके शौहर मुल्क से बाहर होते थे। वो साल में 1-2 माह के लिए ही आते थे। यहाँ पर बेगम साहिबा अकेली रहती थी। अक्सर इनके बारे में मैंने अपनी अम्मा को दूसरी मुलाजमाओं के साथ जैमगोइयां करते हुए देखा था कि बेगम साहिबा की चाल चलन अच्छा नहीं है, घर में गैर मर्दों का आना जाना है। तब मुझे चाल चलन का मतलब मालूम नहीं था। जब अम्मा से ये बात पूछता तो अम्मा मुझे टोक देती और कहती कि किसी के सामने ये नाम मत लेना, वरना हमें ये लोग घर से निकाल देंगे। अम्मा के यूं खौफजदा होने पर मैं भी चुप हो जाता, मगर दिल ही दिल में सोचता था कि आखिर इस बात का क्या मतलब है, क्योंकि बेगम साहिबा तो बिल्कुल ठीक अंदाज में चलती थी और अम्मा का कहना था कि इनका चाल चलन ठीक नहीं है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी। देखते ही देखते अब मैं पढ़ाई की मंजिल तय करता जा रहा था। अब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था और मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अम्मा बीमार रहने लगी थी, इनसे इतना काम भी नहीं होता था और घर में बेगम साहिबा ने माली का काम मेरे सपुर्द कर दिया था। स्कूल से वापस आने के बाद मैं पौधों की देखभाल किया करता था और जब मेरे पेपर्स हो गए तो ये काम मुस्तकिल ही मेरे जिम्मे लगा दिया गया था। मैंने एहतजाजन अम्मा से जब आगे पढ़ने की बात की तो अम्मा गहरी सांस लेकर कहने लगी कि तुम माँ गरीब के बेटे हो और तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं सकती मैं। ये भी बेगम साहिबा के दम से ही मुमकिन है कि हमें रहने के लिए छत मिल गई है और तन ढांपने के लिए कपड़े और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, वरना हम लोग कहाँ जाते। मैं अकेली बेवा तुम्हें लेकर कहाँ जाती। इस जमाने की ठोकरें ही हमारा मुकद्दर बन जाती। जब भी मैं कोई ऐसी बात करता था, अम्मा के जज्बाती बातें शुरू हो जाती थी। न जाने क्यों अम्मा मेरी तालीम के हक में नहीं थी, हालांकि बचपन में तो वो मुझे खूब पढ़ाने लिखाने की बातें करती थी। और अब जब मैं अम्मा से ये बात कहता तो वो चुप हो जाती और कहती कि बेगम साहिबा को ये बात पसंद नहीं है, वो चाहती हैं कि तुम घर के काम काज करो। एक दिन जब मैं पौधों की देखभाल कर रहा था और अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ। काफी देर तक मैं इस एहसास के जेर असर रहा था और फिर जब पलट कर देखा तो बेगम साहिबा खड़ी थी। वो मुझे गहरी नजरों से देख रही थी। मुझे उनके देखने से खौफ महसूस हो रहा था। तभी वो मेरे पास आकर बोली कि शाम के बाद मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। बेगम साहिबा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। न जाने उन्होंने मुझे ऐसा क्या कहना था कि इस वक्त अम्मा भी घर के कामों में मसरूफ थी। आज बेगम साहिबा के मेहमान आए हुए थे और दिन भर अम्मा और बाकी मुलाजमाओं का किचन में ही गुजरा था और किचन में बर्तनों का जैसे पहाड़ बना हुआ था। अम्मा ये सारा काम करके थक हार कर बिस्तर पर सो गई और तब मेरे जहन में बेगम साहिबा की बात गूंजी थी। एक पल को तो मैंने सोचा कि इस बात को नजरअंदाज कर दूं, मगर फिर मैं ये सोचने लगा कि बेगम साहिबा के गुस्से का कुछ भी नहीं पता चलता। वो पल भर में ही गुस्से में आ जाया करती थी और उनके गुस्से से घर भर ही कांप उठता था। तभी उनकी बात सुनने के लिए मैं जब उनके कमरे में गया तो उन्हें देखकर मेरी नजरें शर्म से जमीन पर झुक गई थी। वो इस वक्त एक बारीक नाइटी में मलबूस थी, जिसमें से उनके जिस्म के सारे नशेबो फराज नजर आ रहे थे। वो मुझे खुलेआम दावत के नजारे दे रही थी। इन्हें देखकर मैं घबरा गया, वापस पलटना ही चाहता था जब उन्होंने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था और फिर वो मेरे साथ वो सब करने लगी जो करने के बारे में मैं कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकता था।
2 घंटे जबरदस्ती करने के बाद बेगम साहिबा ने मुझे छोड़ दिया और अब वो बिल्कुल मदहोश हो गई थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से अपने क्वार्टर में आ गया था और बिस्तर पर गिरकर मैं ये सोचने लगा कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ है। आखिर बेगम साहिबा ने मेरे साथ ये सब क्यों किया? वो मेरी माँ की उम्र की थी और अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ वो ये सब करने के पहले इन्हें शर्म नहीं आई थी? बेगम साहिबा ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने ये बात अपनी माँ को या किसी को भी बताई तो हम दोनों माँ बेटे के लिए यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। मैं इस वक्त 15 साल का था और बहुत ही ज्यादा डरपोक था। मैं बगैर बाप के पला बड़ा था, एतमाद तो मुझ में नाम को भी नहीं था। जब बेगम साहिबा ने मुझे धमकी दी तो ये सुनकर ही मैं डर गया। अम्मा मेरा जर्द चेहरा और खामोश निगाहें देखकर परेशान होती और मुझसे पूछती रहती, क्या हुआ है तुम्हें, क्या बात है, तुम इतने खोए खोए से क्यों रहने लगे हो, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो? अम्मा मेरी खुराक का खास ख्याल रखने लगी थी, मगर न जाने क्यों मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। इस दिन मैं जी जान से काम के रह गया था जब बेगम साहिबा ने बेबाक नजरों से मुझे देखते हुए अम्मा को कहने लगी कि तुम्हारा बेटा बहुत कमजोर हो गया, इसका ख्याल रखा करो, इसे अच्छी खुराक दिया करो ताकि इसकी सेहत कुछ बने। वो क्या कहना चाह रही थी मैं इनकी बात को समझ चुका था। मेरा सर शर्म से झुक गया था। 5 साल तक मेरे साथ बेगम साहिबा ये खेल खेलती रही। वो मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी थी। वो मुझसे बहुत ज्यादा जज्बे लुटाती रहती थी और मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती रहती थी। अम्मा जब इनके साथ मेरे से मोहब्बत के नज़ारे देखती तो पहले इस बात पर खुश होती थी कि बेगम साहिबा मेरा ख्याल रखती हैं। मगर एक दिन जब मैं रात को बेगम साहिबा के कमरे में था तो अम्मा की आंख खुल गई और जब मैं थके हारे कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ तो अम्मा जाग रही थी और उनके चेहरे पर तशवीश के साए थे। अम्मा ने मुझे मेरे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ दिया और कहने लगी, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो? अम्मा का पूछना ही था कि मेरे भी जब्त के तमाम बंद टूट गए थे और मैं रो रो कर तमाम बातें अम्मा को बताने लगा। अम्मा हक दक्सी ये सब सुनती रह गई थी। इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि बेगम साहिबा इस हद तक भी गिर सकती हैं। अब अम्मा यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगी और तभी बड़े साहब वापस आ गए। अब इनका इरादा यहीं पर मुस्तकिल रहने का था। अम्मा ये सुनकर सुख का सांस लेकर बैठ गई, क्योंकि अपने शौहर की मौजूदगी में बेगम साहिबा ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोच नहीं सकती थी। और फिर ऐसा ही हुआ। बड़े साहब घर में ही रहने लगे। इन्हें भी शायद बेगम साहिबा पर शक हो गया था, तभी वो बेगम साहिबा पर कड़ी नजर रखने लगे थे। इस बात से बेगम साहिबा झुंझलाने लगी थी, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो मुझे दूर दूर से बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती थी और मैं इस बात पर खुश था कि अब मेरी इनसे जान छूट गई थी। तो मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया था। इसके बाद मैंने भी यहाँ से जाने का इरादा मुलतवी कर दिया था। 5 साल तक बेगम साहिबा मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती रही थी। मुझ में एतमाद ना होने के बराबर रह गया था। मैं जरा जरा सी बात पर घबराने लगा था, डरने लगा था और जरा जरा सी बात पर मैं चौंक जाया करता था। हर वक्त मेरे जहन पर खौफ मुसल्लत रहता था। अब जब मैं 22 साल का हो चुका था, 2 साल हुए थे बेगम साहिबा से मेरी जान छूट गई थी, मगर ये समझने लगा था मैं कि शायद अब औरत ज़ात के काबिल नहीं रहा। शायद मैं किसी औरत का हक अदा ना कर सकता। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मगर अम्मा को मेरे हवाले से बहुत अरमान थे। अम्मा ने मुझसे शादी करने पर जोर देना शुरू कर दिया। अम्मा की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप सोच भी कैसे सकती हैं इन हालात में जब हमारे पास अपना घर तक नहीं है और आप मेरी शादी करने की बात कर रही हैं? अगर इन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया तो मैं आपको और अपनी बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा? अम्मा कहने लगी कि फिक्र मत करो, हम लोगों को वो यहाँ से निकालते इसलिए तुम्हारी बीवी भी हम दोनों के साथ इसी क्वार्टर में रह लेगी। मैं बेगम साहिबा और बड़े साहब से बात कर चुकी हूँ। वैसे भी वो मुझसे और तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। इन्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं है। मुझे चुप और गुमसुम देखकर वो कहने लगी कि तुम्हारी होने वाली बीवी मेरी भांजी है, वो भी तुम्हारी तरह यतीम बच्ची है। वो सब्र शुक्र करने वाली लड़की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए भी तंग नहीं करेगी। अम्मा ने मेरे लाख एहतजाज करने पर भी, मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी शादी तय कर दी थी और फिर सादगी के साथ अलीशा को रुखसत करके इस क्वार्टर में ले आई थी। मैं खुद को शादी के काबिल नहीं समझ रहा था, मगर अम्मा को ये बात कैसे बताता। और तभी जब दोबारा से बेगम साहिबा ने मुझसे वो फरमाइश शुरू कर दी तो मैं खुद को बेबस महसूस करने लगा। और इस वक्त दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मेरे वजूद में गोया जिंदगी की नई लहर दौड़ गई थी। मैं फौरन से बिस्तर से उठा और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया तो बाहर बड़े साहब थे, जो रात के इस वक्त मुझे बेगम साहिबा के कमरे में देखकर हैरानो परेशान रह गए थे। इन्हें देखकर बेगम साहिबा घबरा गई और कहने लगी कि बाथरूम की टूटी खराब हो गई थी। तभी मैंने इसे बाथरूम की टूटी चेक करने के लिए बुलवाया था। साहब जी ने मुझे और बेगम साहिबा को मशकूक नजरों से देखा और फिर बिना कुछ कहे कमरे में दाखिल हो गए। और मैं वहां से बाहर निकल रहा था जब साहब जी की बात सुनी कि मैं जिस मीटिंग में जा रहा था मेरे इस दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है।
इसलिए मैं रास्ते से ही वापस आ गया था। अब जब मैं कमरे में आया तो मेरी बीवी लिबास बदल कर सो चुकी थी। उसे सोता हुआ देखकर मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को पुरसुकून सा महसूस किया। अब मैं यही सोच रहा था कि आज की रात तो गुजर गई है, अब आइंदा आने वाले दिनों में मैं इस सब से कैसे निपटूंगा। अगले दिन जब मैं घर का कुछ सामान लेने के लिए बेगम साहिबा ने मुझे बाजार भिजवा दिया था और बाजार में ही मेरी अपने एक दोस्त से मुलाकात हुई थी। मेरी अपने इस दोस्त से बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी थी। बातों बातों में मैंने इसे अपना मसला बताया तो मुझे एक हकीम के पास लेकर गया और मुनासिब कीमत में उसने मुझे चंद अद्वियात दी थी जिनको मैंने मखसूस वक्त में इस्तेमाल करना था। मैंने अपने इस दोस्त का और हकीम का बहुत शुक्रिया अदा किया और अब मैं दिल ही दिल में इस बात पर उम्मीद हो गया था कि अब ये मेरा मसला हल हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ था। अब मैं खुद को पहले से सेहतमंद और चाको चौबंद महसूस कर रहा था और मेरे दिल से वो डर, खौफ और झिझक भी खत्म हो गई थी। अब जब भी बेगम साहिबा से मेरा सामना होता तो वो मायनी खेज नजरों से मुझे देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। मुझे इनकी नजरों से हमेशा ही उलझन का एहसास होता था। इन्हीं दिनों घर में साहब जी ने एक नया मुलाजिम लड़का रख लिया था जो कि चौकीदारी किया करता था। वो मुझे देखने में बहुत हैंडसम था और बेगम साहिबा अब उस पर डोरे डालने लगी थी। मुझे इस लड़के को देखकर तरस आता था। वो नहीं जानता था कि बेगम साहिबा उसके साथ क्या सलूक करने वाली है। रात को हम सब सो रहे थे जब शोर की आवाज सुनकर हम सभी हड़बड़ाकर उठ बैठे। ये शोर की आवाज कैसी थी? और अब जब हम सब अपने क्वार्टर से बाहर निकले तो सहन के बीचों बीच बड़े साहब और बेगम साहिबा खड़े थे। साहब जी गुस्से से धाड़ रहे थे और बेगम साहिबा रो रो कर इनसे अपने किए की माफी मांग रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी बड़े साहब ने बेगम साहिबा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। खुद कोठी के अंदर चले गए थे। हम नहीं जानते थे कि ये सब क्या था और बड़े साहब को हुक्म था कि बेगम साहिबा के लिए दरवाजा ना खोला जाए क्योंकि उन्होंने बेगम साहिबा को तलाक दे दी थी और अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आ सकती थी। अगले दिन मुझे अम्मा की जुबानी मालूम हुआ था कि बेगम साहिबा का चौकीदार के साथ चक्कर चल रहा था और बड़े साहब ने रंगे हाथों इन्हें पकड़ लिया था और तभी उन्होंने बेगम साहिबा को तलाक दे दी थी और इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर मैंने अपने वजूद में इत्मीनान की लहर उतरती हुई महसूस की थी। मेरे सर पे जो बेगम साहिबा के नाम की तलवार लटकती रहती थी, अब उससे मेरी जान छूट गई थी। कुछ दिन के बाद साहब जी ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी दूसरी बीवी बहुत ही ज्यादा अच्छी और नेक खातून थी और उनसे बड़े साहब को अल्लाह ताला ने औलाद भी अता कर दी थी। बड़े साहब के मशवरे पर ही मैंने मजीद तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया था। साहब जी का कहना था कि तालीम के बगैर इंसान की कोई जिंदगी नहीं है और अगर मैं पढ़ लिख गया तो मैं इनके ऑफिस में भी काम कर सकता हूँ। साहब जी ने अपना वादा पूरा कर दिखाया था और अब जब मैंने प्राइवेट तौर पर बीए कर लिया था तो साहब जी ने मुझे ऑफिस में नौकरी दे दी थी और चंद ही दिनों में मैं अपनी जहानत के बलबूते पर काम भी सीख गया था और फिर साहब जी के साथ ही मैं इनके ऑफिस जाने लगा था। अब मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल कर रह गई थी। मैं उठते बैठते दिल ही दिल में बड़े साहब का शुक्रगुजार था। मेरे दिल से इनके लिए दुआ निकलती थी। जिन्होंने मुझे गरीब के लिए इतना सोचा था, मेरी जिंदगी को आसान बना दिया था। वरना मेरी क्या औकात थी, मैं इस घर में माली की नौकरी करता रहता, इन्हीं के क्वार्टर में रहता, सारी जिंदगी वहीं पर गुजार देता और मेरी आने वाली नस्लें भी इसी घर में इसी तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर रहती। रफ्ता रफ्ता मैंने अपनी जमा पूंजी से छोटा सा कारोबार भी शुरू कर लिया था और इस सब में बड़े साहब ने मेरा बहुत साथ दिया था। अब मैं छोटा सा घर लेने में कामयाब हो गया था। अपनी माँ और बीवी को लेकर मैं इस घर में शिफ्ट हो गया था। एक बार मैंने बेगम साहिबा को देखा था। वो बहुत ही ज्यादा बुरे हाल में थी। इनका लिबास फटा पुराना था, पाँव में टूटी हुई चप्पल थी और वो चेहरा जो हर वक्त मेकअप से लुथरा रहता था, इस वक्त वो मेकअप से आ रही था। जब मैं इनके पास पहुंचा तो खुद भी वो मेरे पाँव गाड़ी की ब्रेक पे जा लगे थे। इन्हें इस हाल में देखकर यकीन नहीं आ रहा था और जब मैं इनके सामने गया तो वो मुझे बेयकीनी से सर से लेकर पांव तक देखने लगी। उनके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। जब भी उन्होंने अपने तासुरात पर काबू पा लिया और मुझसे रुख बदलकर वहां से जाने लगी, मैंने इन्हें रोक लिया और उनसे पूछने लगा कि अब आप किस हाल पे कैसे पहुंची। उन्होंने मुझे सर तासुरात से देखा और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ गई और मैं काफी देर तक इसी जगह पर खड़े इन्हें देखता रहा और सोचने लगा कि अपनी हवस की वजह से उन्होंने अपनी जन्नत को आग लगा दी थी खुद ही और जमाने की ठोकरों में आ गई थी, वरना अपने शौहर के घर पर वो किस तरह से राज कर रही थी मैं इससे बखूबी वाकिफ था। अपनी जन्नत को उन्होंने खुद ही आग लगा दी थी।